हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके यहाँ पर जो है यूनियन बैंक में अकाउंट है और आपने एफडी की हुई है, तो आपको यहाँ पर जो है नया फॉर्म 121 कैसे फाइल करना है। अब यहाँ पर जो है फॉर्म 15GH दोनों यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। नया फॉर्म आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लिख देंगे गूगल पर, इस टाइप से आपको टाइप करना है। वैसे ये फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा, लेकिन अगर बैंक से नहीं मिल पा रहा है तो आप गूगल से इसको डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है यहाँ पर जनरल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स का सेम एज इट इज फॉर्मेट जो है यहाँ पर लिया गया है। लेकिन कुछ बैंक्स ने क्या है कि इसमें जो है कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दी है, तो मैंने यहाँ पर जो है सबके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और अभी जितने भी बैंक्स बाकी है, क्योंकि कुछ बैंकों में अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसे वो यहाँ पर अवेलेबल होगा उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है अलग अलग बैंकों की, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इसको आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल कर आपको फिल आउट कर लेना है, फिल करके यहाँ पर जो है बैंक में जाकर सबमिट कर देना है। तो आपकी यहाँ पर जो है एक बैंक में जितनी भी एफडी है यहाँ पर जो है उसके लिए आपको सिंगल फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर फर्दर कोई आप बाद में एफडी करते हैं तो उसके लिए अलग से भी फिर आपको इसको अपडेट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। आपकी यहाँ पर जो है लिमिट जो प्रोवाइड की गई है 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। 60 ईयर्स अगर आपकी एज है तो वो यहाँ पर जो है वो पैन कार्ड वाइज है। अगर 60 ईयर्स अबव आपकी है तो 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, वो भी पैन कार्ड वाइज लिमिट है। यानी कि हर बैंक में जाकर आपको अलग अलग सबमिट करना होगा अगर आप टीडीएस से सेव होना चाहते हैं। और गलत डिक्लेरेशन आपको नहीं देनी है। टोटल इनकम आपकी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से कम होना जरूरी है अगर आप रेजिडेंट और 60 ईयर्स बिलो हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि रेजिडेंट 60 ईयर्स अबव है उनके लिए यहाँ पर जो है अलग से स्पेशल रिडक्शन भी प्रोवाइड की गई है। मैं वीडियो में पूरा आपको एंड तक बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फॉर्म यहाँ पर 1 to 1 मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया था, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्म 121। पहले यहाँ पर जो है ये फॉर्म था आपका वो 15G और 15H था, ठीक है। तो 15G जो था वो आपका 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था और ये 60 ईयर्स अबव के लिए। दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके नया फॉर्म आ गया 121। तो आपकी जो है बैंक में एफडी है, बैंक में एफडी जो है टीडीएस आप सेव होना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आपकी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। गलत डिक्लेरेशन नहीं करनी है। पेनल्टी और प्रोजिक्यूशन के प्रोविजंस भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इसको भरना कैसे है पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, वीडियो शॉर्ट में रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। नेम एज पर पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपका बैंक में और पैन कार्ड में नेम अलग अलग है, पहले उसको केवाईसी को कंप्लीट करके अपडेट करा लीजिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम जैसे पैन कार्ड पर लिखा होता है सेम वैसे ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर प्रॉपर आपको एड्रेस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी आपने बैंक में एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर इसमें भी कुछ अपडेशन में प्रॉब्लम है तो पहले इसको भी अपडेट करा लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। स्टेटस, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंडिविजुअल। देन उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये 3 यहाँ पर स्टेटस होते हैं। ये आपको खुद से एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पर्सन है या यहाँ पर जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर्स से अबोव है या नहीं है। अगर ये 60 ईयर्स अबोव है तो इनको यहाँ पर स्पेशल छूट मिल जाती है। इनके लिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाली कंडीशन नहीं रहेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए की इनको छूट मिल जाती है और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 5 लाख तक की। आपको टोटल इनकम भी वहां पर नीचे सबमिट करनी होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई ऐसी इनकम ना हो जो कि यहाँ पर टैक्सेबल लिमिट में हो। तो एफडी से इंटरेस्ट की इनकम नॉर्मल इनकम में कवर है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक। बाकी अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स बिलो है तो उस केस में यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की है और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है 2.5 लाख रुपए तक की है। इतने तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो इतनी लिमिट आपको मिलेगी। ये बात हो रही है इनकम की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पर कंट्री कोड इंडियंस के लिए यहाँ पर जो है 91, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टैक्स ईयर लिखना होगा। तो पहला आपका जो टैक्स ईयर है वह भी 26-27 है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट की इनकम आएगी, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखनी है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं। अभी जो डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं वो इनकम आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या आपने पहले भी फॉर्म फाइल किए थे, यस और नो। तो अगर आपने फाइल किए थे तब यहाँ पर आपको देना है कितने फाइल किए थे, पहले 1, 2, 3 कितने फॉर्म्स आपने फाइल किए हैं। उन सारे फॉर्म्स की जो आपने इनकम सबमिट की थी वो टोटल इनकम आपको यहाँ पर लिख देनी है। जब आपकी टोटल इनकम आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसके बाद जो ये
रो नंबर 12 है, इसमें आपको लिखनी होगी एक तो ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है इस वाले कॉलम में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये लिखने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा टेबल नंबर 13 में कि आपकी जो है टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, बाकी जितनी भी इनकम्स हैं, ये तो इंटरेस्ट की इनकम की बात हो रही है, यहाँ तक तो इंटरेस्ट की इनकम है, तो उसमें टोटल इनकम में आपको ये वाली इनकम भी जोड़ के और यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो जो आपका टैक्स ईयर है वो आपका यहाँ पर जो है 23, 24 एंड 24, 25, ये दो टैक्स ईयर है जिनके लिए आपने ITR अभी तो फाइल कर दी है। जैसे आप अगर यहाँ पर 25, 26 की भी ITR फाइल हो जाएगी, तो अभी यहाँ पर फॉर्म आने वाले हैं, फिर आपको इन दो की डिटेल्स देनी है। जब तक ये आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तब तक ऊपर की दो की डिटेल्स आपको देनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर लिखना है और उसमें आपने कितनी इनकम फाइल की थी वो टोटल इनकम यहाँ पर आपको लिख देनी है। ये डिटेल्स आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पैन नंबर लिखना है। ये जितनी भी डिटेल्स है आपको रीड करनी है और अगर ये करेक्ट है तभी आपको फॉर्म भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। यहाँ पर टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर में यहाँ पर आपको लिखना है 26, 27। फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसको रीड करना है, यहाँ पर भी आपको जो है टैक्स से लिखना है 26, 27। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं कि जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा नहीं है। अगर ये ज़्यादा आ गई आपकी कॉलम नंबर 12 तो फिर आप इसको फाइल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पेनल्टी प्रोविजन वाला मैंने पॉइंट बता दिया है कि अगर गलत डिक्लेरेशन है तो ये दोनों लग सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस एंटर करना है, डेट एंटर करना है। यहाँ पर डिक्लेरेंट यानी कि जिसके लिए आप ये सबमिट करना है, जिसकी कस्टमर ID हमने ऊपर मेंशन की थी, वो यहाँ पर जो है आपको लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नेम लिख देना है। अब बात करते हैं कि बैंक इसको कैसे फैच करेगा। तो बैंकों के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि स्टार्टिंग में आपको जो है आपकी कस्टमर ID लिखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है आप जो भी आपकी कस्टमर ID है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो यहाँ पर जो बैंकर है वो उसको यहाँ पर फैच कर पाएंगे। इस कस्टमर ID से जितनी भी आपकी FD लिंक है उसमें यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट होगा। बस आपको सबसे पहले कस्टमर ID लिखनी होगी, तभी तो यहाँ पर बैंक को पता लगेगा ना कि भाई आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है वो किस ID पे है। अगर मल्टीपल ID है फिर आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। वैसे तो अब यहाँ पर सबको मर्ज कर दिया गया है, जो भी आपकी मल्टीपल IDs भी है उनको मर्ज करा के एक कस्टमर ID आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपको आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उस पर भी मिल जाती है। तो वहाँ पर इसका नेम अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है, कुछ में यूनिक ID हो सकता है, कुछ में UC हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल उन्होंने यहाँ पर इसके लिए रिगार्डिंग नेम लिखा होगा। तो ये आप बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं पासबुक चेक करा के कि भाई आपका जो है यूनिक नंबर क्या है। वो एक यूनिक नंबर होता है, उसी के बेस पर इस फॉर्म का भी एक यहाँ पर UIN नंबर जनरेट होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन अलग से आ चुकी है और ये UIN नंबर जो है ये पैन कार्ड बेस लिंक रहेगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। केवल आपको यहाँ पर जो है पार्ट A भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये जो इसमें पार्ट भी दिया गया है ये आपको नहीं भरना, ये बैंकर्स के लिए है। जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसकी डिटेल वो अपने आप भरेंगे। हाँ, अगर कुछ डिटेल्स की उनको रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आपसे ले सकते हैं। जैसे ये यूनिक नंबर है तो वो भी फॉर्म से ऊपर ही जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर ऊपर डिटेल देखकर चेक करनी है, वेरिफिकेशन सबमिट होगा और उसका आपको ईमेल मोबाइल पर कम्युनिकेशन जरूर आएगा। जो नोट्स है एक बार नोट्स जरूर रीड कर लीजिएगा 1 से लेकर, और यहाँ पर जो है लेटेस्ट 14 तक के सारे नोट्स हैं। तो कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, गलत डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करनी है। इधर कंप्लीट वीडियो के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ITR फाइलिंग के सारे वीडियोज और GST के फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के सारे वीडियो यहाँ पर अभी अवेलेबल होने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।